वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय मापने की व्यय विधि। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय मापने की व्यय विधि। व्यय विधि क्या होती है? राष्ट्रीय आय की गणना करने की तीसरी विधि को हम व्यय विधि कहते हैं। इस विधि को आय विन्यास विधि या उपभोग एवं निवेश विधि भी कहा जाता है। व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, यह वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। यह अंतिम व्यय बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। एक्सपेंडिचर मेथड इज द मेथड विच measure the final expenditure on gross domestic product at market price during an accounting year। यानी एक साल के अंदर जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसको मापता है व्यय विधि। व्हाट इज द फाइनल एक्सपेंडिचर? फाइनल एक्सपेंडिचर क्या है? फाइनल एक्सपेंडिचर व्यय विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में अंतिम वस्तु और सेवाओं पर किया जाता है। अंतिम वस्तुएं क्या हैं? अंतिम वस्तुएं वे सेवाएं हैं जिनका या तो अंतिम उपभोग किया जाता है या पूंजी निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है, जिनकी पुनः बिक्री नहीं की जाती। आगे हम देख लेते हैं व्यय विधि के कदम। पहला कदम, अंतिम व्यय करने वाली इकाइयों की पहचान। देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उन सभी इकाइयों की जानकारी प्राप्त की जाती है जो अंतिम व्यय करते हैं। यह व्यय अंतिम उपभोग तथा पूंजी निर्माण पर किया जाता है। अंतिम व्यय करने वाली मुख्य इकाइयाँ निम्न हैं। अंतिम व्यय करने वाली इकाइयाँ परिवारक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, शेष विषय क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र, शेष विषय क्षेत्र। दूसरा कदम, अंतिम व्यय का वर्गीकरण। अंतिम व्यय का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किया जाता है। अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय, अंतिम उपभोग व्यय का ही एक पार्ट है। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, अंतिम निवेश व्यय। अंतिम निवेश व्यय को दो तरीके से मापा जाता है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन। थर्ड है निवल निर्यात। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। अंतिम व्यय क्या है? पहला है, दूसरा और तीसरा, तीन भाग हैं इसके, तो उनको देख लेते हैं। पहला है अंतिम उपभोग व्यय, दूसरा है सकल पूंजी निर्माण और तीसरा है निवल निर्यात। अंतिम उपभोग व्यय निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, जबकि जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण है और जो निवल है वो हमारा होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इस तरह जो अंतिम उपभोग व्यय है वो निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय का जोड़ है, और जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण है वो सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन होता है। आगे देख लेते हैं तीसरा कदम, अंतिम व्यय की गणना। अंतिम व्यय की गणना करने के लिए दो प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। एक तो बाजार में बिक्री की सकल मात्रा, यानी कि जितना भी उत्पादन हुआ है उसकी मात्रा, तथा फुटकर कीमतें, यानी उन वस्तुओं की कीमतें कितनी है। अंतिम व्यय होता है निजी व्यय प्लस सरकारी व्यय। निजी व्यय और अंतिम उपभोग व्यय। घरेलू बाजार में निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय की गणना करने के लिए उपभोक्ता परिवारों तथा निजी गैर लाभकारी संस्थाओं को टिकाऊ उपभोग वस्तुओं, अटिकाऊ उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं की जो अंतिम बिक्री की जाती है उनकी सकल मात्रा को फुटकर कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मदों के मूल्य को शामिल किया जाता है। वो हैं आपके निजी अंतिम उपभोग व्यय में जो मदें शामिल होती हैं। घरेलू बाजार में उत्पादक परिवारों को जो मकान में जो रह रहे हैं उनके अतिरिक्त चालू वर्ष में उत्पादित अन्य वस्तुएं सेवाएं, वस्तुओं के रूप में प्राप्त मजदूरी तथा वेतन, वस्तुओं के रूप में प्राप्त निवल उपहार, उपभोक्ता परिवारों द्वारा विदेशों में प्रत्यक्ष रूप से खरीदी गई वस्तुएं और सेवाएं, खुद काबिज मकानों का आरोपित किराया तथा नौकरों को दी जाने वाली मजदूरी वेतन, परिवारों को सेवा प्रदान करने वाली गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद तथा कर्मचारियों का पारिश्रमिक।
यानी कि जो निजी अंतिम उपभोग व्यय है वो निम्नलिखित रूप से हम प्राप्त करते हैं। निजी अंतिम उपभोग की निम्नलिखित मदें हैं। आगे हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। सरकार द्वारा बाजार में चालू वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का शुद्ध क्रय। सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक। सरकार द्वारा विदेशों में किया गया निवल क्रय। आगे हम देख लेते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण क्या है। इसके अंतर्गत शामिल है सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण तथा स्टॉक में परिवर्तन। जब हम इनको जोड़ लेते हैं तो हमारा सकल घरेलू पूंजी निर्माण हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण है वो क्या है। सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, इसके अंतर्गत निर्माण पर व्यय तथा मशीनरी पर किया गया व्यय शामिल किया जाता है। स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन का अनुमान अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को घटाकर लगाया जाता है। चेंज इन स्टॉक इक्वल है फाइनल स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इस तरह स्टॉक में परिवर्तन होता है अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक। आगे है शुद्ध निर्यात, थर्ड कंसेप्ट। शुद्ध निर्यात एक लेखा वर्ष में किसी देश द्वारा शेष विषय को किए गए निर्यात तथा शेष विषय से किए गए आयात का अंतर होता है। शुद्ध निर्यात इक्वल है निर्यात माइनस आयात। इस तरह हम व्यय विधि द्वारा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं। सकल घरेलू उत्पाद है निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी उपभोग व्यय प्लस घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन प्लस निर्यात माइनस आयात। इस तरह हम व्यय विधि द्वारा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को निकाल सकते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल है सी प्लस जी प्लस एफ प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्स माइनस एफ, जहाँ सी है वो हमारा फाइनल कंजप्शन को शो करता है निजी व्यक्तियों द्वारा, जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एफ का मतलब होता है जो भी हम चेंज करते हैं स्टॉक इन परिवर्तन। और सेकंड है जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारा नेट जीडीपी निकलता है मार्केट प्राइस में से। और नेट जीडीपी में से जब हम विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ते हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय निकलती है मार्केट प्राइस पर। इसी तरह जब हम जो राष्ट्रीय आय है उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं तो हमारी फैक्टर कॉस्ट पर नेशनल इनकम निकल जाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स।